नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2। बिल्कुल जैसा कि आपको कहा था कि आपकी कक्षा निरंतर होगी और हिंदी के साथ जल्द ही आपकी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। फर्स्ट पेपर आपको कैसा लगा, फर्स्ट मॉडल पेपर आपको कैसा लगा हिंदी का, वो ज़रूर बताइए कमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज के प्रश्न संख्या 1 के साथ। मेरे विद्यार्थियों, ये रहा प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर और देखिए इसमें पूछा गया है आपको कि अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा उपसर्ग है इन चारों में से जो अभाव या नहीं के अर्थ को प्रकट करता है। अब हम बात करते हैं पहले की, अगर तो देखिए पहला जो है यहाँ पर प्र दिया गया है, इसके बाद आ दिया गया है, फिर अभी दिया गया है और अ दिया गया है। तो अ उपसर्ग जो होता है हमारे अ उपसर्ग जो होता है वह अभाव या नहीं के अर्थ को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? अभाव या नहीं के अर्थ को प्रकट करता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अभाव या नहीं के अर्थ को प्रकट करता है। बाकी प्र, आ और अभी जो है ये तीनों ही अभाव या नहीं के अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी शब्द के आगे प्रभाव, प्रभाव का मतलब क्या हो? बड़ा हुआ, यानी प्रकार क्या है? बड़ा हुआ बताएगा, अधिक ऊंचा बताएगा। आ है ना, जैसे आ लगाओगे किसी के आगे, है ना। जैसे आभास, आभास हो गया, आकार हो गया, तो ये भी बड़े रूप को बताता है। अभी, अभी भी क्या बताता है? वृद्धि को बताता है। तो तीनों वृद्धि को बताता है, लेकिन जो अ है, अ उपसर्ग हमारे है, यह अ उपसर्ग क्या बताता है प्यारे विद्यार्थियों? अभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यह अभाव को दर्शाता है। तो विकल्प 4 जो होगा वह हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। क्या पूछा है? आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। तो चारों शब्द हमारे पास में है, आघात, आमूल, आदित्य और आकार। 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से एक ऐसा जिसके अंदर आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। तो देखिए आघात को अगर देखते हैं तो इसमें घात मूल शब्द है और जिसके आगे आ जुड़ा हुआ है। आमूल में मूल शब्द मूल है और आ जुड़ा हुआ है। आदित्य का अगर हम देखते हैं तो आदित्य जो है, अगर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य की अगर हम बात करते हैं तो ये अदिति क्या है? अदिति, अदिति में क्या जुड़ के बना है? ये जुड़ करके बना है, प्रत्यय से बना है। ठीक है, और आकार में देखेंगे तो आ अलग है और का अलग है। तो आदित्य जो है ये क्या है? इसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। समझ में आया? आदित्य में यह प्रत्यय जुड़ने से आदित्य बना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ये चारों दिए गए हैं, चारों में देखो प्रत्यय भी लगे हुए हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और उपसर्ग जो आगे जुड़कर उसके प्रभाव को बदल देते हैं। ठीक है, तो देखो अभिजात में देखो यह जुड़ा है, अभिजात्य होगा क्या। चाचा में एरा जुड़ा है, चचेरा, ये तो सही है भाई। राधा में ए जुड़ा है, राधे। दिति में यह जुड़ा है, देत्य। अब देखिए जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो जो पहला वर्ण होता है इसकी जो मात्रा होती है वह दीर्घ हो जाती है। तो आ का क्या होगा? आ हो जाएगा। ए का क्या होना चाहिए? आ। लेकिन यहाँ अभिजात्य की जगह क्या लिख रहा है? अभिजात्य है। तो ये गलत है और यहाँ पर क्या हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ। तो विकल्प 1 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। ये जो 4 दिए गए हैं ना मित्रों, इन 4 में से ऐसा कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है? प्रत्यय जो पीछे जुड़े, देखो हम बात करते हैं विवाद की, चलन की, लेखक की और बिटिया की। बिटिया की बात करें तो इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय? इया प्रत्यय। लेखक में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलन में न प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन विवाद की बात करें तो इसमें वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। क्या जुड़ा है? वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रत्यय रहित शब्द है, तो इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ करके उपसर्ग जुड़ रहा है। तो विकल्प 1 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। राधे राधे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए फटाफट से।
प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 क्या पूछ रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा है इन चारों में से, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें क्या नहीं लगा हुआ है, इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो देखो कलंकित, कलंक प्लस इत से मिलकर बना है। आनंदित, आनंद प्लस इत से बना है। इंसानियत, इंसानियत को देखो इंसानियत यत आ रहा है ना, यहाँ पे इत नहीं आ रहा, ईयत प्रत्यय से बना है। पुष्पित में इत प्रत्यय लगा, तो विकल्प 3 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ को सूचक नहीं है। यानी इन 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा है जो अपेक्षा के अर्थ को नहीं बताता है, जिसका अर्थ अपेक्षा नहीं होता है। तो देखो किसी से अपेक्षा रखना आशा रखना होगा ही होगा। अपेक्षा निराशा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। हमारा उत्तर में यही मिल गया है। अपेक्षा आवश्यकता, बिल्कुल आपको अपेक्षा है किसी चीज़ की, यानी आवश्यकता है। अपेक्षा इच्छा है ना। तो आशा, आवश्यकता और इच्छा तीनों अपेक्षा का अर्थ देते हैं, लेकिन निराशा जो है वह अपेक्षा का अर्थ नहीं देती। और यहाँ पूछा गया अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है पूछा गया है, तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, और प्रश्न संख्या 7 में देखिए इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। क्या पूछ रहा है, इनमें से किस शब्द में क्या क्या जुड़े हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, वो शब्द बताना है इन चारों में से। तो देखो हम बात करते हैं बेरहम की। सबसे पहले बेरहम की बात करते हैं, तो इसमें बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है लेकिन प्रत्यय नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बिकाऊ, बिकाऊ में देखो आउ प्रत्यय है, आउ प्रत्यय है लेकिन क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लाजवाब की बात करते हैं, लाजवाब ये ब है ना। लाजवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या है, ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है लेकिन प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं है। अकथनीय में अगर देखेंगे तो कथन मूल शब्द है जिसमें एक तो अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ईय क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो उपसर्ग और प्रत्यय विकल्प 4 में जुड़े हुए हैं, और इसलिए आपका प्रश्न संख्या 7 का उत्तर नंबर 4 सही आंसर है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन नंबर से इज 4 है ना। कौन सा है, 4 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है, प्यारे विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछ लिया गया है कि ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें 2-2 शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा है जो वास्तव में एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगर हम बात करें मार्तंड और भास्कर की, चंद्रमा और चपला की, अग्नि और अनिल की, कौमुदी और व्योम की, तो देखो व्योम तो होता है आकाश का और कौमुदी होता है किसका, चांदनी का, ठीक है। अनिल की बात करें तो अनिल होती है क्या, हवा, और अग्नि क्या होती है, आग, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बात करते हैं चंद्रमा की और चपला की। चपला क्या होती है, आपकी बिजली को कहते हैं, चंद्रमा चांद को कहते हैं। मार्तंड और भास्कर जो है ये आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्तंड और भास्कर सूर्य के ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची है। किसके हैं, सूर्य के ही पर्यायवाची है। तो विकल्प 1 जो होगा यह आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल एक बार फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिएगा, समझ में आया। मार्तंड और भास्कर किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है कि इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए लगातार 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न में पूछा गया कि पर्यायवाची है, और इसके दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछ लिया कि पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। यह ध्यान देना है हमें, प्रश्नों को पढ़ने में बहुत ध्यान देना है। आपकी 3 महीने 6 महीने साल भर की 2 साल की जो मेहनत होती है ना बच्चों, वो केवल इस प्रश्नों को सही नहीं पढ़ने से भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, प्रश्नों को पूरा पढ़ें, अच्छा समय ले प्रश्नों को पढ़ने में। अगर प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है ना, तो फिर उत्तर को चुनाव करना कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए देखते हैं पर्यायवाची नहीं है। जननी, प्रसु और अम्बा ये तीनों ही किसके हैं, स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, स्त्री के पर्यायवाची हैं। मेंढक, दादुर और मंडूक ये किसके हैं, मेंढक के पर्यायवाची। जिह्वा, रसना और अक्षी, अक्षी जो है वह आँख का है। अक्षी जो है वह किसका पर्यायवाची है प्यारे विद्यार्थियों, आँख का पर्यायवाची है। बाकी रसना और जिह्वा जीव के हैं।
और यह क्या कहा कि परस्पर पर्यायवाची नहीं, तो विकल्प 3 जो होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। हस्त, कर और पानी, हस्त, कर और पानी जो है वह तीनों क्या है, हाथ के ही पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है, हाथ के ही पर्यायवाची है। तो विकल्प संख्या 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, और 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। फिर नहीं है पूछ लिया, निशा, विभावरी, यामिनी या तिमिर। देखिए चारों विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, निशा भी है, विभावरी भी है, यामिनी भी है और तिमिर भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो निशा रात्रि का ही होता है या रात का, तो विभावरी भी रात को कहते हैं, यामिनी भी रात को कहते हैं। लेकिन तिमिर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, अंधेरा या अंधकार। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अंधेरा, अंधेरा या अंधकार होता है। क्या होता है, अंधेरा या अंधकार होता है। तो ये रात का पर्यायवाची नहीं हुआ, नहीं होने से हमारा विकल्प 4 जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में एक ऑप्शन नहीं है, हम इसको लिख देते हैं। क्या पूछा है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। अच्छा, सही विलोम युग्म है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, चलो ये लिख देते हैं कटु और इसका लिख देते हैं तिक्त। ठीक है, कटु और तिक्त। तो सही युग्म पूछा है, यानी 3 गलत है ना। तो कटु और तिक्त की बात करें तो दोनों एक ही होता है। कटु का क्या होगा, मीठास होगा। सही क्या होगा, मीठास होगा। तो ये उत्तर तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, विज्ञ का अभिज्ञ होगा क्या, विज्ञ का अविज्ञ होगा। क्या होगा, अविज्ञ होगा। ठीक है, यहाँ विज्ञ का अविज्ञ होगा, तो ये भी गलत हो गया। उग्र का क्या होगा, सौम्य। उग्र का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सौम्य होता है, व्यग्र नहीं होता। राग का द्वेष ही होता है, राग यानी प्रेम होता है, द्वेष यानी दुर्भावना होती है। तो विकल्प 4 जो है वह क्या है, सही विलोम युग्म है प्रश्न संख्या 11 का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि सामिश शब्द का विलोम शब्द है। इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया है ना। नया शब्द भी है, पूछा गया भी है। सामिश शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो सबसे पहले बता दूं सामिश किसको कहते हैं। सामिश कहते हैं मांसाहारी को। किसको कहते हैं, मांसाहारी को, यानी जो मरे हुए प्राणियों का भक्षण करे हुआ मांसाहारी। तो सामिश का क्या होगा, निरामिष, आमिष, अमिष या परामिष। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प 1 जो है वो उत्तर होगा निरामिष। निरामिष का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। तो मांसाहारी को उल्टा शाकाहारी को विलोम शब्द। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, गुरु आज्ञा क्लासेस की ये गाड़ी, ये क्लास, बिल्कुल इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, पूछ लिया भाई। फिर विलोम युग्म सही नहीं है। देखो, रित का अनृत, प्राचीन का अर्वाचीन, लौकिक का सांसारिक, स्थावर का जंगम। देखो, रित का अनृत बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं पूछा है तो गलत वाला ढूंढना है, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ये भी सही है। लौकिक और सांसारिक बात एक ही है, लौकिक कह दो या सांसारिक कह दो, दोनों में बात एक ही है। तो ये सही युग्म नहीं होने से हमारा सही उत्तर होगा स्थावर और जंगम। स्थावर एक जगह स्थित रहने वाला, जंगम जो घूमता फिरता रहे। तो विकल्प 4 भी सही नहीं है। विकल्प 3 जो होगा वह सही उत्तर होगा, क्योंकि यह क्या है, सही विलोम युग्म नहीं है। लौकिक का क्या हो जाएगा बताइए, लौकिक का क्या हो जाएगा, सांसारिक का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना, समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया कि व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत आसान सा है, दृष्टि, वृष्टि, अक्षी या समष्टि। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी बताइए इसका, बिल्कुल ये तीनों ही नहीं होंगे, समष्टि होगा। ये पढ़ा हुआ है आपका, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, समष्टि होगा। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, और 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबद्ध नहीं है। यानी 4 जो विकल्प हमें दिए गए हैं, 4 ये जो विकल्प हैं हमारे सामने, 1, 2, 3 और 4 जो विकल्प है, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो काल से नहीं है। काल समय को कहते हैं, तो भाई ये तो सही है, संबद्ध नहीं है पूछा, ध्यान रखना। दशा,
दशा कहते हैं किसी स्थिति को, किसको कहते हैं? किसी स्थिति को, अवस्था को, किसको? स्थिति को या अवस्था को। मृत्यु काल कहते हैं। दुर्भिक्ष, ये भी क्या कहते हैं? अकाल वाली स्थिति को दुर्भिक्ष कहते हैं ना, तो ये भी काल से संबंधित हो गया। लेकिन दशा जो है वह स्थिति और अवस्था को बताता है, इसलिए हमारे विकल्प 2 जो होगा वह हमारे प्रश्न संख्या 15 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? आपने एक सुना होगा, एक पंक्ति, सारंग ले सारंग उड़ियो, है ना, सुना है ना। तो यहाँ सारंग जो शब्द है वह अनेकार्थी शब्द, यानी एक सारंग शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब कौन सा है जो इससे संबंध नहीं, यानी ऐसा कौन सा इन 4 में है जो जिसका अर्थ सारंग नहीं होता? पपीहा, कोयल, तोता और मोर। तो देखो, पपीहा, कोयल और मोर ये तीनों ही सारंग के क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन बात करें तोता, जिसको हम शुक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक भी कहते हैं, यह सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, और ये नहीं होने से ही हमारा प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प 3। तोता जो है वह सारंग नहीं होता, उसको सारंग नहीं कहते। 17वें प्रश्न की ओर देखिए। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है पूछा है भाई। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है पूछा है, तो निपटना, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल। तो देखिए तीनों जो है ना, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल, तीनों एक ही अर्थ देने वाले। निपट का अर्थ भी यही होता है, वह तो निपट ऐसा है ना। सरासर, एकमात्र या बिल्कुल तीनों होते हैं, लेकिन निपटना नहीं होता। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का हमारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अर्थ क्या नहीं होता? हरि नहीं होता। देखो, अब आप यहाँ लिख देंगे विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। तो देखो, विष्णु, बंदर और सूर्य तीनों ही हरि के पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी हैं। हाँ, विष्णु हरि को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। हाँ, नदी जो है, नदी क्या है? हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। और यहाँ पूछा है संबद्ध नहीं है, यानी नहीं है, तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 18 का हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है? 2 समान उच्चारित शब्द है, अभिज्ञ और अविज्ञ। इनका शब्द युग्म दिए गए हैं, तो अभिज्ञ और अविज्ञ का क्या होगा? देखो, अभिज्ञ और अविज्ञ, नासमझ या कुशल, जानकार या अज्ञानी, अनजान या जानकार, ज्ञानी या निपुण। बताइए क्या होगा? अभिज्ञ और अविज्ञ। अविज्ञ का अर्थ क्या होता है बताइए? अज्ञानी होगा। विज्ञ का मतलब जानने वाला, जानकार हो गया ना, है ना। और अभिज्ञ, अनभिज्ञ तो क्या हो जाएगा? अनजान हो जाएगा। अभिज्ञ उस बात से अनभिज्ञ हो यानी अनजाने, अभिज्ञ यानी जानकार, तो जानकार और अभिज्ञ का अज्ञानी। तो विकल्प 2 देखिए, ये हमारे प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा है कि इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। देखो, कर्म का अर्थ कार्य होता है क्या? बिल्कुल सही है। और क्रम का लगातार या सिलसिला, तो यह तो सही है, यहाँ सही नहीं पूछा है। उद्धत, किसी कार्य को करने के लिए उद्यत यानी तैयार, और उद्धत यानी अक्खड़। परिणाम, परिणाम का अर्थ क्या होता है? फल होता है। क्या होता है? फल होता है। लेकिन परिमाण का अर्थ सबूत होता है क्या? नहीं होता। परिमाण क्या है? मात्रा है। क्या है? एक प्रकार की मात्रा है जो माप तोल में काम में ली जाती है। तो नहीं ये पूछा, तो विकल्प 3 जो होगा वो हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। गण का अर्थ समूह और गण्य का अर्थ गिनने योग्य ही होता है। तो परिणाम का अर्थ तो क्या होता है? फल। लेकिन परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा, माप, तोल होगा, है ना, सबूत नहीं होगा। और ये गलत होने से ही हमारा प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम प्यारे विद्यार्थियों, और देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? एक तो है आसन और एक दिया गया है आसन, इनका सही क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों,
बैठने की विधि आसन और निकट आया हुआ आसन, बैठक या संकट, सरल सामने, बैठने की वस्तु या सुन्न हो जाना, बैठने की वस्तु या सुन्न हो जाना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखो। आसन, आसन क्या है? बैठने की विधि। आप कौन से आसन में बैठे हुए हो, बैठने की विधि। आसन, आसन का मतलब निकट, आसन का मतलब क्या होता है? निकट आया हुआ। तो विकल्प एक जो होगा ये आपके प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा। याद कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये ना समझे कि नहीं ये तो हमें आता है, जब परीक्षा में वो पेपर में सामने आता है तो आए हुए प्रश्न ही गलत होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं? अरे आता है आता है आता है, फिर जब ऑप्शन देखते हैं ना, पढ़ते हैं, विकल्प देखते हैं, तो अरे यार इसका तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, कभी ऐसा मत सोचो कि मुझे सब आता है, मुझे सीखना है। जब आप में ये भाव होगा ना, सीखने का भाव होगा, तो आपके प्रश्नों के उत्तर भी सही होंगे और आप सीख पाएंगे, नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? देखो वही प्रश्न है, वरण और वारण, चुनना और त्यागना, दीवा और दीवा, रात्रि और दीपक, सुर और सुर, वीर और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, पंखा और पकवान। देखो सही पूछा है, तो यहाँ पे वर्ण का अर्थ चुनना और वारण का अर्थ त्यागना। त्यागना गलत है भाई, वारण है ना, वर्ण का अर्थ चुनना हो गया है ना, लेकिन यहाँ वारण का अर्थ क्या हो जाएगा? एक समूह से हो जाएगा, है ना। दीवा और दीवा, दीवा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दीवा देवी को कहेंगे और दीवा क्या है? रात्रि को कहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। शूर, शूर ठीक है वीर, लेकिन सूर, सूर क्या है? अंधा हो जो, उसको सूर कहते हैं ना। यहाँ पर अगर ये होता, छोटी की मात्रा होती तो फिर ये स्वर होता, तो ये भी गलत है। व्यंजन यानी पंखा होता है और व्यंजन यानी पकवान होता है, यह बिल्कुल सही है। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 22 का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछ रहा है। कमाऊ, सुगंधित, निचला या अड़ियल। तो देखो कमाऊ, कमाना शब्द है, क्रिया शब्द है ना, तो इससे तो नहीं बना। सुगंधित, सुगंध जो है सुगंध से बना है, और सुगंध कौन सी संज्ञा आ जाएगी? आपके भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? आपके भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है, और भाववाचक संज्ञा होने से संज्ञा से बना विशेषण हो जाएगा। निचला, नीचा, नीचे वाला। अब ये शब्द है अड़ियल, अड़िग से बना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। और 24वें प्रश्न में पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? 4 में से एक है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। विशेषण है रूपवान, धार्मिक, रोगी या बिकाऊ। बताइए, रूप से रूपवान संज्ञा से बना, धर्म से धार्मिक, रोग से रोगी, लेकिन बिका जो क्या है? क्रिया शब्द है। तो ये विकल्प 4 जो होगा आपके क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। और 25वें प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? यानी संज्ञा से बने हुए हैं। दयनीय अगला, दैनिक अड़ियल, कथ्य देहिक, मानवीय बाहरी। तो देखो बाहरी में बाहर है जो अव्यय शब्द, तो ये गलत हो गया। कथ्य कथा से बना है, किससे बना है? कथा शब्द से बना है जो संज्ञा शब्द है। और देहिक देह से बना है जो भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये दोनों संज्ञा शब्द है, तो विकल्प 3 सही उत्तर होगा। दिन से दैनिक लेकिन अड़ी से अड़ियल बना है, तो ये गलत होगा। दयनीय और अगला अव्यय आ गया, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है प्यारे विद्यार्थियों यह प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हमारा कारवा, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अंधाधुंध, षोडशी, शिष्ट या सहस्त्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंधाधुंध सही है, षोडशी सही है, शिष्ट सही है, लेकिन सहस्त्र जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए सहस्त्र जो है यह इस तरह लिखा जाएगा। सहस्त्र इस तरह लिखा जाएगा, यह तय पूरा करके यहाँ जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 26 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। सहस्त्र नहीं होता, सहस्र होता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या की ओर कि इनमें रेफ र की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है? देखो दुर्व्यसन, ये यहाँ पे सही लग रहा है, ये तो सही है। पुनर्नवा होता है, क्या होता है? पुनर्नवा, ये र यहाँ पे आता है, लेकिन ये र कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है, और यही क्या है? अशुद्ध है। उत्तीर्ण क्या है? बिल्कुल सही है ना। और आशीर्वाद भी सही है। आशीर्वाद में ज़्यादा कंफ्यूज करता है, देखो आशीर्वाद में क्या करता है, वो इस तरह लिख देता है बहुत सी बार, है ना। आशीर्वाद में श के ऊपर ही मात्रा लगा देता है और जल्दबाजी में इसको आशीर्वाद पढ़ लेते हैं, या फिर क्या करता है, वह मात्रा परिवर्तित कर देता है। आशीर्वाद में इस तरह मात्रा परिवर्तित कर देता है, तो भी हमें लगता है। ध्यान रखना है कि आशीर्वाद के अंदर जो मात्रा है वह बड़ी की आती है, र जो है वह के ऊपर लगता है। तो विकल्प 2 जो हैगा वो प्रश्न संख्या 27 का सही होगा, क्योंकि रेफ जो है शब्द पुनर्नवा के ऊपर न के ऊपर लग रहा है पहले वाले, जो कि आगे वाले न पे लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? भाई सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें श्रृंखला लिखा हुआ है ना, इसमें से इस श्रृंखला को हम सही कर देते हैं। ये ठीक है, देखो द्वंद्व, मिठाइयाँ, है ना, और श्रृंखला, है ना। तो यहाँ द्वंद्व में यहाँ गलत आ गया, मिठाइयाँ में बड़ी की मात्रा है, श्रृंखला में ये श्रेय गलत है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला वाले से गलत हो गया। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ गई, लेकिन देखिए द्वंद्व दोनों में सही है, मिठाइयाँ में छोटी की मात्रा, श्रृंखला हमने ये लिखा है। तो विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 28 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, देख लीजिए इन शब्दों को। द्वंद्व कैसे लिखा जाता है? द्वंद्व को अगर हम विस्तार से लिखे तो बड़े ध्यान से देखिएगा, द, व, द और व, और जो पॉइंट हुए आता है द्वंद्व। ठीक है, इस तरह शुद्ध लिखा जाता है, ये ध्यान रख लेना। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 29 की ओर कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अशुद्ध है, माफ कीजिएगा। क्या पूछा गया है? अशुद्ध है। देखिए मेरे से भी गलत पढ़ने में आ गया ना, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है ना। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? त्योहार, अधीन, पड़ोस, अंत्याक्षरी। तो देखिए मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, त्योहार जो है, हो सकता है आप अभी तक ऐसा ही लिखते हुए आए हों, त्योहार जो है, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। त्योहार में क्या आती? एक ही मात्रा आती है, 2 मात्रा नहीं आती, और यही क्या है? हमारा अशुद्ध शब्द है। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। अधीन, पड़ोस और अंतराक्षरी हमारे बिल्कुल सही लिखे गए हैं। आज के अंतिम प्रश्न संख्या 30 की ओर हम आ गए हैं, बढ़ गए हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है? सभी शब्द। व्याकरण, अनाधिकार, ये तो सही है। नृशंस, विषम, नृशंस से गलत है लेकिन विषम तो सही है, तो सभी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है। स्वामी भक्त और सौंदर्यता, रचयिता और प्रदर्शनी दोनों सही है। अशुद्ध पूछा तो स्वामी भक्त नहीं होता, स्वामी भक्ति होता है। सौंदर्यता नहीं होता, केवल सौंदर्य होता है। तो विकल्प 3 जो है वह सही उत्तर है प्रश्न संख्या 30 का, क्योंकि इसके सभी जो शब्द है वे क्या है? अशुद्ध है। सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्रश्नों का स्तर कैसा रहा? जल्द से जल्द हमें बताइए, कमेंट कीजिए अपने आंसर। अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो अपने कमेंट में आंसर जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करें, ताकि इसका जो लाभ है वह आपके सभी जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मिले। शुरुआत में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर क्लिक करके वहाँ अगर आपको कोई संशय है किसी प्रश्न में तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। निश्चिंत रहिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।